दोनों डायग्राम को समझिएगा और थोड़ी सी आपको एक तरह की प्रैक्टिस भी होगी कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। फर्स्ट करो कि हमारे पास एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए है। वेक्टर एरिया कहाँ होगा? वेक्टर एरिया इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज अ वेक्टर एरिया ए। दोनों के अंदर मैं वेक्टर एरिया सिमिलर ड्रॉ करूंगा कि दैट इज वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इसके सरफेस में से। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी के साथ। अब मुझे रिजॉल्व करना है। पहले मैं रिजॉल्व करता हूं ए को, और इन दोनों के दरमियान एंगल डिफाइंड है कि वो एंगल ये है ए और बी के दरमियान। ए को रिजॉल्व करने का मतलब क्या होगा? ए को रिजॉल्व करने का मतलब होगा कि ए के हेड या टेल से मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर बी पर। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। दिस वन इज ए कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर वो आपके पास है ए साइन थीटा। अब जरा डायग्राम को देख के बताएं कि ए का कौन सा कंपोनेंट है जो बी के अलोंग है। डायग्राम को देख के बताएं कि ए का कौन सा कंपोनेंट है जो बी के अलोंग है, दैट इज ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास है फ्लक्स ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी। क्या आपने ए को रिजॉल्व किया? अब लाजमी नहीं होता कि हमेशा आप ए को रिजॉल्व करो, आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो। अब आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं कि बी को रिजॉल्व करना है तो बी के यहां से आप क्या करोगे? ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने होते हैं इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये जो कंपोनेंट होगा बी का ये कहलाएगा बी कॉस थीटा जो अलोंग बेस है, और ये जो परपेंडिकुलर आपके पास है इसको क्या बोलोगे? बी साइन थीटा। अब जरा डायग्राम देख के बताएं कि बी का कौन सा कंपोनेंट है जो ए वेक्टर के अलोंग है। तो आपका आंसर होगा बी कॉस थीटा। तो ये बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आपके पास क्या है? दैट इज फ्लक्स। तो हमेशा वो कंपोनेंट लिया जाता है जो आपके पास दूसरे वेक्टर के अलोंग होता है। हमेशा डॉट प्रोडक्ट के अंदर यही होगा। वेक्टर के अंदर हमेशा वो लिया जाता है जो परपेंडिकुलर होता है, और यहां हमेशा वो लिया जाता है जो अलोंग होता है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। आ जाते हैं इसके यूनिट की तरफ और डिफरेंट एंगल पे फ्लक्स की वैल्यू की तरफ। पहले एंगल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा एंगल होगा जिसपे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। किस एंगल के ऊपर फ्लक्स मैक्सिमम होगा? क्या 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री? 0 और 180 डिग्री दोनों। 0 पे पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा, 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, लेकिन होंगे दोनों इक्वल। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कॉस की वैल्यू, क्योंकि कॉस 0 आपका +1 होता है, कॉस 180 आपका -1 होता है। इन दोनों के ऊपर आपके फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। 0 के ऊपर पॉजिटिव मैक्सिमम और 180 डिग्री के ऊपर नेगेटिव मैक्सिमम। पर जो 360 मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि 360 और 0 सेम है। 360 सेम है, एंगल पीरियोडिक है, दोबारा जब एंगल आएगा वैल्यू क्या हो जाती है? वो सेम हो जाती है। कहां पर फ्लक्स मिनिमम होता है? 90 पे और 270 पे, क्योंकि 90 पे कॉस की वैल्यू 0, 270 पे 0, इन दोनों पे फ्लक्स की वैल्यू आपके पास मिनिमम और कितनी? 0। अब आ गया 30, 45 और 60। याद रखिएगा साइन 30 और साइन 45 कॉस 45 इक्वल होते हैं 1/√2, और ये होता है 0.707। तो यहां जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 70% होगी, 0.707 टाइम्स बी ए, जिसको हमने कल 70% लिखा था फॉर फोर्स। किसका 70%? मैक्सिमम वैल्यू का। और 30 डिग्री क्या होता है? 30 और 60 ये साइन और कॉस के रिवर्स होते हैं। यहाँ 30 √3/2 होता है और 60 1/2 होता है। 1/2 मीन्स 0.5, √3/2 मीन्स 0.866। तो यहां जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.866 टाइम्स बी ए, मीन्स 86%। और यहां फ्लक्स की वैल्यू हाफ होगी मैक्सिमम का, मतलब 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू।
अब आ जाए यूनिट्स की तरफ। यूनिट्स क्या है? अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसका ऐसा यूनिट वेबर होता, वेबर। और वेबर का सिंबल कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी किसके इक्वल होता है? वेबर इक्वल होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर। जब टेस्ला की वैल्यू को पुट किया जाता है तो फिर ये आपके पास सॉल्व होकर आता है न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर। और न्यूटन मीटर जूल होता है, इसको जूल ओवर एम्पेयर भी लिखा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका एसआई बेस यूनिट है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जूल को कन्वर्ट करना आसान है। जूल की जगह क्या लिखोगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये इसका एसआई बेस यूनिट होगा। तो ये इसका एसआई यूनिट और ये इसका एसआई बेस यूनिट। इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना गॉस होता है यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट जो है दैट इज मैक्सवेल। सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट हमारे पास है दैट इज मैक्सवेल। और आपको इसकी कन्वर्जन को याद रखना है कि कभी अगर जरूरत पड़े तो आप इसको कन्वर्ट कर सको। वो क्या कन्वर्जन है? 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये वेबर और मैक्सवेल की कन्वर्जन होती है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। रिवर्स भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये कैसे आया? वेबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और मैक्सवेल आपके पास होता है गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने मीटर को सेंटीमीटर में, टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट किया, तो वेबर आपका मैक्सवेल में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाए इसके क्वेश्चन की तरफ। एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में भी हमें मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 18I - 5J + 13K टेस्ला और एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो कॉइल है वो किस जगह प्रेजेंट है? YZ प्लेन में। फाइंड करो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है। देखिए फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आपको वेक्टर फॉर्म रिक्वायर्ड है दोनों वेक्टर्स की। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर फॉर्म में लिखी है 18I - 5J + 13K। यूनिट टेस्ला है, कन्वर्ट नहीं करना। लेकिन जो वेक्टर एरिया है उसकी मैग्नीट्यूड जो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 है, लेकिन आपको यहां नहीं पता कि यहां वेक्टर कौन सा आएगा। अब यहां जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखने के लिए उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि कॉइल कहां प्रेजेंट है? YZ प्लेन में। अब देखो कॉइल अगर YZ प्लेन में है तो हमारे पास इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? मैं आपको प्लेन समझाता हूं। हमारे पास 3 प्लेन्स हैं। अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस से आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये जो आपका प्लेन है दैट इज बेसिकली XY प्लेन। ये आपके पास कौन सा प्लेन है? ये आपके पास XY प्लेन है। अगर ये Y एक्सिस और ये आपके पास Z एक्सिस है तो ये जो प्लेन आपके पास है दैट इज YZ प्लेन। और तीसरा आपके पास प्लेन कौन सा है? वो आपके पास X और Z प्लेन है। अब ये देखो कि कॉइल कहां प्रेजेंट है। उसने कहा कि कॉइल हमारे पास प्रेजेंट है YZ प्लेन में, तो कॉइल यहां प्रेजेंट है, ये कॉइल है। अब कॉइल अगर YZ प्लेन में है तो इसका वेक्टर एरिया कहां होगा? YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर कॉइल हमारे पास YZ प्लेन में है तो इसका वेक्टर एरिया कहां होगा? इसके परपेंडिकुलर। तो मुझे बताएं Y और Z के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? Y और Z के परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा एक्सिस है? X एक्सिस। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास इसका जो वेक्टर एरिया यहां पर आएगा वो वेक्टर एरिया क्या आएगा? दैट वेक्टर एरिया इज I। ये बात समझ आई कि कॉइल अगर YZ प्लेन में है तो उसका वेक्टर एरिया अलोंग X एक्सिस है। और अगर आपके पास कॉइल जो है वो डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि XZ प्लेन के अंदर है यहां पर, अब इसका वेक्टर एरिया कहां पर होगा? XZ के परपेंडिकुलर। और XZ के परपेंडिकुलर कौन है? वो Y है। और अगर एक कॉइल आपके पास कहां पर है? XY प्लेन के अंदर है
तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आपके पास कौन है, दैट इज ई। तो मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई प्लेन गिवन है तो आपने उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखना है। जो प्लेन होगा यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो यहां पर अगर आपके पास वाईजी प्लेन था तो वाईजी प्लेन की वजह से यहां पर आपके पास क्या आया, यहां पर आपके पास आई आएगा। अब आगे सॉल्व करना आपको आता है। जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां सिर्फ आई का आई से मल्टीप्लिकेशन होगी, बाकी तो है ही नहीं, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 20 यह आएगा 360, साथ आएगा 10 पावर -4 और यूनिट क्या है, वेबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। इसको फर्दर सॉल्व करके लिखना चाहो कि डेसिमल को यहां पर लेकर आओ तो 3.6 10 पावर -2 वेबर आपका आंसर होगा। आई होप इसका क्वेश्चन कोई और आएगा तो अब आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर है बच्चे, सेंटीमीटर नहीं है। ये बात कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अगर अकेला सेंटीमीटर हो तो 10 पावर -2 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10 पावर -4 होता है, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। तो फिर ये रिजल्ट आता है। बच्चे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन नहीं है। मैग्नीट्यूड के लिए फिर आपको एंगल गिवन होगा, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एक्स। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड टीचर्स with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स